नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8वां जहाँ 3 महासागर मिलते हैं पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 60 खोलिए। मेरे साथ पाठ का वाचन कीजिए। पाठ का शीर्षक है जहाँ 3 महासागर मिलते हैं। भारत भूमि के सबसे दक्षिण बिंदु पर स्थित कन्याकुमारी न केवल एक तीर्थ स्थान है, बल्कि देशी विदेशी सैलानियों का एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है। देश के मानचित्र के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण अधिकांश लोग इसे देखने की इच्छा रखते हैं। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के मिलन बिंदु पर स्थित इस नगर के लिए देश के अन्य भागों से वैसे तो अनेक रेलगाड़ियां हैं, किंतु हिमगिरी एक्सप्रेस देश की सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है। तमिलनाडु प्रांत में स्थित कन्याकुमारी की दूरी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 80 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे बन जाने और नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस शुरू हो जाने से अब यहाँ तक पहुँचने के लिए समय में काफ़ी बचत हो जाती है। इससे पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वैसे तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी के लिए अनेक गाड़ियां हैं, किंतु 15-15 मिनट के बाद अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी हैं। सामान्यतः पर्यटक यदि बस से कन्याकुमारी जाते हैं तो लौटते समय वे रेलगाड़ी में यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों के मार्ग अलग-अलग होने के कारण अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को देखने का अवसर मिल जाता है। तिरुवनंतपुरम से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर नागरकोविल है। कन्याकुमारी जाने से पूर्व पर्यटक यहाँ विश्राम करना पसंद करते हैं। देश की सबसे बड़ी केलों की मंडी यहाँ स्थित है। यहाँ न केवल भिन्न-भिन्न आकार के केले मिलते हैं, बल्कि एक प्रकार का लाल रंग का केला भी पाया जाता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। यह नगर बहुत स्वच्छ एवं सुंदर है। नगर नारियल के वृक्षों से ढका है। तिरुवनंतपुरम से नागरकोविल की यात्रा बस द्वारा करने पर अंतिम छोर के कुछ किलोमीटर को छोड़कर शेष रास्तों पर सड़क के दोनों तरफ दुकानों
और मकानों से घिरा होने के कारण यह अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है कि पहला नगर कब छूटा भी या नहीं। यात्रा रोमांचक है तथा जिज्ञासा बराबर बनी रहती है। नागरकोविल से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। यहाँ से कन्याकुमारी के लिए 5-5 मिनट पर बसें मिलती हैं। देश के अनेक राज्यों की तुलना में यहाँ बस का किराया सबसे कम है। कन्याकुमारी पर्यटक स्थल होने के कारण महंगा है, किंतु नागरकोविल उसकी तुलना में काफी सस्ता है। जो पर्यटक एक से अधिक दिन कन्याकुमारी ठहरते हैं तथा उनके सदस्यों की संख्या अधिक होती है, वे अपनी भोजन सामग्री नागरकोविल से पैक कराकर ले जाते हैं। कन्याकुमारी में ठहरने के लिए अनेक होटल, गेस्ट हाउस और लॉज हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का अतिथि गृह भी काफी बड़ा, भव्य तथा खूबसूरत है। यहाँ अनेक एम्पोरियम हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तथा साड़ियों आदि की दुकानें हैं। एम्पोरियमों में समुद्री वस्तुओं से बनी कलाकृतियाँ और अन्य सामग्री खरीदी जा सकती है। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद भी हैं। सागर तट के साथ पर्यटक परिसर विकसित हैं। यहाँ दर्शनीय स्थल जैसे महात्मा गांधी स्मारक, प्रकाश स्तंभ, यंत्र नौका अड्डा, डाकघर बैंक, कुमारी अम्मा मंदिर, गगननाथ स्वामी मंदिर, पुस्तकालय और आरसी चर्च हैं। यहाँ देश का अंतिम रेलवे स्टेशन और बस अड्डा भी है। यंत्र नौका अड्डे से नौका द्वारा कुछ मिनटों के फासले पर समुद्र के बीच में स्वामी विवेकानंद स्मारक है, जो समुद्र के मध्य स्थित शिला पर 1970 ईस्वी में निर्मित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इस शिला पर 1892 ईस्वी में योग साधना की थी और उसके उपरांत सन 1893 ईस्वी में विश्वविख्यात शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इस स्मारक में स्वामी जी की प्रतिमा के साथ ही एक ध्यान केंद्र भी है, जिसमें बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर कोई भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। यहाँ स्वामी विवेकानंद पर आधारित साहित्य के विक्रय केंद्र भी हैं।
इसके साथ ही एक शिला पर तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर की विशालकाय प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कन्याकुमारी का सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखने योग्य होता है। सूर्योदय तो किसी भी मौसम में देखा जा सकता है, किंतु मानसून के दिनों में आकाश में बादल होने के कारण कभी-कभी इससे वंचित भी होना पड़ सकता है। शरद ऋतु में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों देखे जा सकते हैं। गर्मियों में सूर्यास्त थोड़ा और पश्चिम की तरफ होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। यदि पूर्णमासी के दिन यहाँ की यात्रा की जाए तो सोने में सुहागा जैसा होता है। कन्याकुमारी का पौराणिक महात्म्य भी है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र गौतम ऋषि के श्राप से यहाँ मुक्त हुए थे। यहाँ देवराज इंद्र ने कन्याकुमारी मंदिर के द्वितीय प्रकार के गणपति की प्रतिष्ठा की थी। इसलिए इसे इंद्रकांत विनायक, पाप विनाशम एवं मंडूक तीर्थक भी कहते हैं। कन्याकुमारी के 3 सागरों के मिलन बिंदु पर 16 स्तंभों वाला एक मंडप बना है, जिसके नीचे सीढ़ियों वाला घाट है। इस घाट पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, किंतु इससे थोड़ा पश्चिम हटकर प्राकृतिक रूप से फैली चट्टानों के मध्य सागर का उथला भाग है, जहां पर्यटक एवं उनके साथ आए बच्चे सागर की लहरों के साथ खेलते हैं। कन्याकुमारी की जलवायु पश्चिमी घाट की है, इसलिए वर्ष भर एक सा ताप रहने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 102 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। धरती पथरीली है, इसलिए नारियल, कीकर, इमली के ही वृक्ष उगते हैं। यहाँ के आदिवासियों की आजीविका समुद्र पर आधारित है। कुछ लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हैं, किंतु यहाँ अधिकांश दुकानों के मालिक अन्य राज्यों के हैं। यहाँ की भाषा तमिल, मलयालम और अंग्रेजी है, किंतु हिंदी में काम चलाया जा सकता है। 2 अक्टूबर को दोपहर के ठीक 12 बजे जहां सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, वहीं गांधी जी का स्मारक बनाया गया है। प्रकाश स्तंभ से कन्याकुमारी को देखना एक अद्भुत
अनुभव है। लेखक शमशेर अहमद खान। तो बच्चों, आज हमने पाठ 8 जहां 3 महासागर मिलते हैं का वाचन किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।